अगला टॉपिक क्या है हम लोग का? कंठ हो गया। कंठ के बाद पहले तालु आएगा, है ना? तालु। तो तालु होता है, इसके लिए हम शब्द क्या प्रयोग करेंगे? तालव्य। इसके लिए तालव्य वर्ण होता है, ठीक है। इसका उच्चारण कैसा होगा? इसमें अब हम लोग देखो, ये तो परिभाषा, अब ये जब भी पढ़ोगे ना तो नीचे वाला का परिभाषा अब तो खुद बना लोगे। तो हम इसमें हम क्या लिख देंगे? केवल तालु व जीभ की सहायता, जीभ की सहायता, सहायता से, बस इतना ही लिखेंगे। और एग्जाम्पल के लिए मतलब उसमें जैसे में क्या लिखेंगे, तो जैसे में आप खुद सोच सकते हो, यहाँ लिखने के लिए चौवर्ग होगा, य होगा, लेकिन हम लोग यहाँ अब नहीं लिखेंगे, एक तालिका बनाएंगे बाद में, ठीक है। तो तालव्य वर्ण किसको बोलेंगे? वैसा वर्ण जिसका उच्चारण तालु और जीभ की सहायता से होता है। बताओ इसके बाद क्या है? तालव के बाद मूर्धा। तो मूर्धा के लिए मूर्धन्य यूज होता है ना? क्या यूज होगा? मूर्धन्य। ऐसा मूर्धन्य वर्ण। इसके लिए क्या करेंगे? मैंने अब देखो किताब में देखोगे तो क्या लिखा है? वैसा वर्ण जिसका उच्चारण मूर्धा से होता है। तो ऐसा भी कह सकते हैं, लेकिन ध्यान देना है कि मूर्धा होता कहाँ है। तो जीभ उलट कर मसूरा से ऊपर टच करता है, मसूरा से ऊपर, उसी स्थान को मूर्धा बोलते हैं। और उस स्थान पर अगर टच करे और उच्चारण हो तो हम उसको मूर्धन्य वर्ण बोलते हैं। और इसका पूरा परिभाषा लिखना चाहेंगे, लिखेगा वैसा वर्ण जिसका उच्चारण जिह्वा कहो या जीभ कहो, एक ही बात है ना? जीभ, जिह्वा। मूर्धन्य वर्ण वैसा वर्ण जिसका उच्चारण जिह्वा के नोक, जिह्वा के नोक द्वारा, जिह्वा के नोक मसूरा से ऊपर मूर्धा के स्पर्श, वैसा वर्ण जिसका उच्चारण जिह्वा के नोक मसूरा से ऊपर मूर्धा के स्पर्श करने से होता है। वैसा वर्ण जिसका उच्चारण जिह्वा के नोक द्वारा मसूरे से ऊपर मूर्धा के स्पर्श करने से होता है, उसको क्या बोलेंगे? मूर्धन्य बोलते हैं। जैसे में क्या लिख सकते हैं मूर्धा में? ट वर्ग पूरा के पूरा आएगा मूर्धा में। हाँ, उसके बाद क्या है? दंत्य, दंत्य वर्ण। मूर्धा के बाद दंत आता है ना? बोलो जल्दी। दंत्य। ऐसे, अच्छा ऐसे भी हम लिख सकते हैं, आधा त और ऐसे ऐसे भी लिख सकते हैं, बोला है ना? ये दंत, ठीक है। देखो आधा त कर दिए, हल लगा दिए, और नहीं तो ऐसे आधा त कर दिए हैं। जैसे आप कुत्ता लिखते हैं ना, तो कु ता ऐसा लिख दो। जीवन में कोई नहीं लिखा होगा, आप लिखे थे? ऐसा कोई नहीं लिखता है, सब लोग क्या लिखता है? ऐसा। ये देखो यहाँ छोटा सा त लगाते, ये नोक देते हो कि नहीं? ऐसा। ये नोक ऐसा ना समझो ऐसा ही कुछ है, ऐसा ही कुछ नहीं, वो आधा त है ना? क्या है? तो या तो कुत्ता ऐसे लिखो, नहीं तो ऐसे लिखो। तो दंत है, तो दंत के लिए हम लोग ऐसे क्या लिख सकते हैं, या ऐसे लिख देंगे आधा त या दंत्य वर्ण। इसमें क्या लिखेंगे? दंत। अब देखो दंत वर्ण का उच्चारण, जीभ का जो नोक है ना, ऊपर वाला दांत को छूता है। जीभ का नोक कहां छूता है? ऊपर वाला दांत को। तो इसमें हम लिखेंगे वैसे वर्ण जो जीभ की नोक द्वारा, वैसे वर्ण जो जीभ की नोक द्वारा, वैसे वर्ण जो जीभ की नोक द्वारा, जीभ के नोक द्वारा, वैसा वर्ण जो जीभ की नोक द्वारा ऊपर के दांतों को स्पर्श करने पर उच्चरित होता है। जीभ द्वारा ऊपर के
दांतों को स्पर्श, स्पर्श मतलब छूना, स्पर्श करने पर उच्चरित होता है। दंत्यवर्ण जीभ की नोक द्वारा ऊपर के दांतों का स्पर्श करने पर उच्चरित होता है। उसके बाद क्या आता है? ओष्ठ, ओष्ठ्य वर्ण, ओष्ठ्य वर्ण। हो गया। इसमें क्या लिखेंगे? वैसा वर्ण जिसका उच्चारण दोनों ओठों को मिलाकर किया जाता है, मिलाकर उच्चारण दोनों ओठों को मिलाकर किया जाता है, ओष्ठ्य वर्ण कहलाते हैं। दोनों ओठों को मिलाकर किया जाता है। ये आपको स्टडी मटेरियल दिया गया था ना, देखा है घर पर किसी ने? हो गया। एक दो चीज और देखना है, इसको मिलाना है। तो देखो ऊपर यहां तालु के पहले क्या था? दंत कंठोष था ना, कंठ, कंठ था, कंठ वर्ण। अब देखो मिलाना है कुछ, कंठ और तालु को मिलाओ, और मूर्धा को नहीं मिलाते, कंठ और दांत को मिलाते हैं। तो कंठ तालव्य है और कंठ दांत वाला मिलाएंगे, है ना। ओष्ठ को मिलाएंगे, तो कंठ से मिलाना है, कंठ और तालु मिलाना है, फिर कंठ और ओष्ठ मिलाना है, कंठोष्ठ बोल देंगे, है ना। तो इसके लिए आपको लिखना है। तो अब अगला जो वर्ण है कंठ तालु, कंठ तालु, कंठ तालु वर्ण। और कंठ को मिलाकर क्या बना रहे हैं? ओष्ठ भी बना रहे हैं, ओष्ठ से भी मिला रहे हैं कंठ को, तो कंठोष्ठ। दंतोष्ठ नहीं हो सकता? दंतोष्ठ भी होगा। तो दांत और ओष्ठ मिलाएंगे ना, क्रम देखो, कंठ, कंठ और तालु मिलाया, फिर कंठ ओष्ठ से मिल रहा है, तो इसे कंठोष्ठ। तो कंठोष्ठ लिख देंगे, कंठोष्ठ, कंठोष्ठ, ये ठा है कंठोष्ठ वर्ण। उसके बाद दांत और ओष्ठ को मिलाएंगे तो दंतोष्ठ बन जाएगा, तो दंतोष्ठ, दंतोष्ठ वर्ण। तीन को आपको ये भी ध्यान रखना है। तो इसको लिख लीजिए, कंठ और ओष्ठ में क्या क्या मिलेगा? कंठ और तालु, ऐसा लिख दे लियो केवल, तो याद हो रहेगा कि नहीं? वैसा वर्ण जिसका उच्चारण कंठ और तालु के सहयोग से होता है, दोनों मिलेंगे तो ही होगा। कंठोष्ठ क्या है? कंठ और ओष्ठ, कंठोष्ठ। उसके बाद क्या है? दंतोष्ठ, दांत और ओष्ठ, दंतोष्ठ। तो इसमें भी जैसे में जो होगा वो भी हम लोग अभी करेंगे आगे। और हमने क्या जाना था? मसूरा जहां से उच्चारण होता है, मसूरा से जो उच्चारण होता है उसको वर्तस्य वर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको आप थोड़ा लिख लो, वर्तस्य वर्ण, इसका परिभाषा लिख लो। वर्तस्य वर्ण में, वर्तस्य वर्ण का परिभाषा लिख लीजिए। वर्तस्य का अर्थ क्या होता है? मसूरा। वर्तस्य का अर्थ होता है मसूरा। तो इसमें हम लिखेंगे वर्तस्य का अर्थ, वर्तस्य का अर्थ, अर्थ मसूरा, वर्तस्य का अर्थ मसूरा। अतः वैसे वर्ण, वैसे वर्ण, वैसे वर्ण जिसका उच्चारण ऐसे वर्ण जिसका उच्चारण ऐसे वर्ण जिसका उच्चारण
ऊपर के दांतों से कुछ ऊपर, ऊपर के दांतों से कुछ ऊपर, वैसा वर्ण जिसका उच्चारण ऊपर के दांतों से कुछ ऊपर, वैसा वर्ण जिसका उच्चारण ऊपर के दांतों से कुछ ऊपर, ऊपर के दांतों से कुछ ऊपर, मसूरो, मसूरो, ऊपर के दांत से कुछ ऊपर क्या है? मसूरा है। ऊपर के दांत से कुछ ऊपर मसूरों के साथ, मसूरों के साथ जीभ के स्पर्श से होता है, उसे वर्तस्य वर्ण कहते हैं। वैसा वर्ण जिसका उच्चारण ऊपर के दांत से कुछ ऊपर मसूरों के साथ जीभ के स्पर्श से होता है। यह किताब वाला परिभाषा नहीं है, मैंने बहुत सोच सोच के इसको लिखा है ताकि पढ़ने पर बहुत कुछ पता चले कि मसूरा, ये जो वर्तस्य व्यंजन है इसका उच्चारण होता कहां से है। हम कहते हैं कि इसका उच्चारण मसूरा से होता है, भाई मसूरा होता कहां है ना? तो ये दिक्कत हो जाएगा। तो कष्ट दूर कब होगा? जब ऐसा परिभाषा हम लिखेंगे कि वैसा वर्ण जिसका उच्चारण ऊपर के दांत, तो ये नीचे वाला दांत है, ऊपर वाला दांत, तो ऊपर के दांत से कुछ ऊपर मसूरा, मसूरा के साथ जीभ, जीभ का नोक वहां जाता है, जीभ का जो आगे वाला नोक है वो नोक, जीभ के नोक के से, जीभ के नोक से के स्पर्श से होता है। ऐसे जीभ के नोक भी लिख सकते हैं ऐसे, तो इतना से पता चल जाता है। तो इसको क्या बोलेंगे? वर्तस्य। इसमें लिख लो क्योंकि ये तो तीन ही है, वर्तस्य वर्ण कहते हैं। जैसे, जैसे इसमें कौन है? न है, र और ल, तीन है वर्तस्य। और एक लास्ट है अनुनासिक, अनुनासिक वर्ण, वैसा वर्ण जिसका उच्चारण नाक के सहयोग से होता है। नाक, नाक मिलता है और क्या मिलता है? एक मिनट रुकोगे, नाक और क्या क्या रहता है इसमें? नाक इसमें मुख्य भूमिका रहता है, तो किताबों में देखो तो वही लिखा रहता है, वैसा वर्ण जिसका उच्चारण नाक की सहायता से होता है ना? नाक थोड़ी एक ही, उसमें कुछ तो कंठ और नाक रहता है, उसी से हवा निकलता है बाहर। तो इसके लिए यहां शब्द प्रयोग किया गया है, इसमें लिख लो, इसको भी थोड़ा लिखना जरूरी है। वैसा वर्ण जिसका उच्चारण, वैसा वर्ण जिसका उच्चारण मुख व नाक के सहयोग से होता है, मुख व नाक के सहयोग से होता है, उसको अनुनासिक वर्ण बोलते हैं। वैसा वर्ण जिसका उच्चारण मुख व नाक से, नाक के सहयोग से होता है। नहीं, कंठ नहीं, मुख रहता है। मतलब जब बोलेंगे ना हम, तो अब इसमें मुख हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि तुम देखना, अनुनासिक का उच्चारण स्थान, अनुनासिक के में वर्ण कौन कौन आते हैं? पंचमाक्षर। तो पंचमाक्षर में पहला अक्षर अंगा है, तो कंठ के सहयोग से बोल रहे हैं और नाक के सहयोग से। दूसरा य है, य जो चक्षुजम है, तालु वाला है, तो ये मुख के पूरा भाग हाँ उसमें आ जाता है, इसलिए हम मुख और नाक रखेंगे। तो वैसा वर्ण जिसका उच्चारण मुख और नाक के सहयोग से होता है। इसका अलग हम परिभाषा बना सकते हैं, वैसा वर्ण जिसके उच्चारण में हवा जो है मुख और नाक दोनों से निकलती है ना? इया बोलने के देखोगे तो निकलेगा हवा। जैसे घर संघर्ष व्यंजन में हम लोग क्या पढ़े थे? वैसा वर्ण जिसका उच्चारण जब हम करते हैं तो वायु घर्षण के साथ बाहर निकलता है, तो घर्षण के साथ जब बाहर निकलेगा तो गर्मी हो जाएगा, इसलिए उसको उष्मीय व्यंजन बोल रहे थे। तो एक्चुअल में हवा ही बाहर निकल रहा है, जो कि पहले हम लोग यहाँ बात जान चुके हैं कि जब कोई भी किसी चीज का उच्चारण करना था, हवा फेफड़ा से बाहर तक निकलती है, और यही बाहर निकलती है तो क्या होता है? ध्वनि या कंपन, और यही किसी के कान तक सुना जाए, कान तक आता है तो उसको सुना जाता है। हाँ, तो इतना आपको ध्यान रखना है। अब देखो, इतनी सारी पढ़ने के बाद अब हम लोग तालिका बनाएंगे जो आपको ध्यान रखना है और उसको याद रखना है, जिसमें हम लोग मैक्सिमम चीज पढ़ चुके हैं। और देखो, ये तालिका हम डायरेक्ट पढ़ाते ना, तब
को लगता है यार इसको याद करना पड़ेगा, लेकिन शुरू में हमने आपको इसलिए थोड़ा बता दिया और कुछ अभी बता देंगे तो आपको लगेगा नॉर्मल ना, थोड़ा थोड़ा फिर याद हो जाएगा, है ना। अब देखो इसको क्या करना है, अनुनासिक वर्ण लिख लिए ना। अब हमको क्या बनाना है, तालिका। तालिका में क्या होगा कि सभी वर्णों को उच्चारण स्थान के साथ में हम रख देंगे। तो देखोगे सबसे पहले हम लोग लिखेंगे एक तालिका बनाने की कोशिश कर रहे हैं, देखो अच्छा कहीं बन जाए, है ना। एक तो हम यहां लिख लो, मान लो लिख दिया वर्ण, ठीक दिया। अच्छा वर्ण भी कितने प्रकार के होते हैं, बोलो 2 या 3 2 या 3 लहा रहे हो क्या अब देखो ये तो वर्ण हो गया यहां से यहां तक। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, एक तो हमने लिख दिया व्यंजन, ये स्वर लिख दें, स्वर पहले लिख देते हैं, फिर व्यंजन, और व्यंजन के बाद आयोग हुआ, अयोगवाह की आयोगवाह, क्या लिखना है, अयोगवाह। अच्छा यहां देख रहे हो ये वर्ण है, वर्ण में ये 3 हो गया। अब ये जो भी होंगे उनका हम देखेंगे उच्चारण स्थान, क्या देखेंगे, उच्चारण स्थान। इसको हम पहले भी लिख सकते थे उच्चारण स्थान, उसके बाद क्या होगा, उच्चारण स्थान के बाद और क्या लिख सकते हैं, उच्चारण स्थान के बाद लिख सकते हैं वर्ण का नाम, वर्ण का नाम। ये तालिका हो गया। अब देखो उच्चारण स्थान में हमने क्या सोचा था, एक तो पहले होगा कंठ, बोलो हाँ या ना। तो जो भी कंठ होंगे उस वर्ण का नाम क्या होगा, कंठ्य वर्ण, है ना। और क्या हमने सोचा था, तालु, तालु होगा उसको क्या बोलेंगे, तालव्य वर्ण, ठीक। और क्या था, उच्चारण स्थान मूर्धा, है ना, मूर्धा। अच्छा मूर्धा है, मूर्धा नहीं, देखो ये मूर्धा में ये ऐसा रहता है, मूर्धा मतलब लाश, ये मूर्धा है क्या है, मूर्धा। तो मूर्धा के लिए क्या था, मूर्धन्य, मूर्धन्य वर्ण। और बोलो कुछ, और क्या था, उच्चारण स्थान दंत, तो उच्चारण स्थान दंत दांत, उच्चारण स्थान दांत, तो इसके लिए शब्द क्या आया था, हाँ दंत्य वर्ण। और क्या था, ओष्ठ, तो ओठ, उच्चारण स्थान ओठ, तो ओष्ठ्य वर्ण, ओष्ठ्य वर्ण। और कुछ हम लोग मिला के भी देखे थे, तो क्या क्या मिला थे, पहले कंठ और तालु, फिर कंठ और ओष्ठ, और फिर दंत और ओष्ठ। तो हम क्या मिला ना, कंठ तालब, तो कंठ और तालु, ये उच्चारण स्थान है ना, तो कंठ और तालु लिख दे प्लस में करके। उच्चारण वर्ण का नाम क्या हो गया, कंठ तालु। आगे कंठ तालव्य, कंठ तालव्य वर्ण, ऐसा लिख सकते हैं। उसके बाद क्या मिलाना है, कंठ तालु मिल गया, फिर कंठ और ओष्ठ, तो उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ, तो ये बन जाएंगे कंठोष्ठ, ऐसा कंठोष्ठ। यह भी लगा सकते हैं कंठोष्ठ वर्ण। और क्या मिलाना है, दांत और ओष्ठ, दंतोष्ठ, दांत प्लस ओष्ठ बन गया दंतोष्ठ, दंतोष्ठ वर्ण, ठीक है। और कुछ नाम था, और एक अनुनासिक, जिसका उच्चारण स्थान क्या था, मुंह और नाक, तो उसको क्या बोल रहे थे, अनुनासिक, ठीक। तो इतना सारा क्या है, वर्ण है, वर्णों के नाम है। और ये तो हमने बस एक स्पेशल बातें कि हाँ किसको क्या बोलेंगे, बाकी अब आता है कि किस वर्ण को किस में रखेंगे। तो सबसे पहले
ये वाला बात जो ट्रिक था, ट्रिक क्या था कि जब जो शरीर होता है, शरीर से हवा जो बाहर निकलता है, तो सबसे पहले कंठ, और कंठ से भी पहले अगर आओ तो स्वर यंत्र, स्वर यंत्र, उसके बाद क्या आता है कंठ, कंठ के बाद तालु, तालु के बाद मूर्धा, मूर्धा के बाद मसूरा भी लिख दो, उसके बाद क्या है दंत, और दंत के बाद ओष्ठ, ये क्रम है। तो स्वर यंत्र में सबसे पहले अगर हम स्वर यंत्र मुखी या काकल्य वर्ण लिखें, अगर यहां आप लिखना चाहो काकल्य वर्ण तो हम लिख भी सकते हैं काकल्य वर्ण। तो काकल्य वर्ण होगा तो उसका उच्चारण स्थान क्या है स्वर यंत्र। काकल्य वर्ण को ही और कुछ अलग नाम से जानते हैं, कौन सा नाम बताओ? स्वर यंत्र मुखी। अच्छा इसमें हम ये देखो कितना हो गया 5, 2 4 1 5, ये हम लाइन क्यों लगा रहे हैं ताकि थोड़ा सा अंतर भी रहे। अब देखो तो कंठ वर्ण जो है जिसका उच्चारण स्थान कंठ है, इसमें कौन कौन आता है? व्यंजन में, व्यंजन में क वर्ग, कौन है क वर्ग, बोलो हाँ या ना? पढ़े थे कि नहीं? अभी पढ़े थे ना क वर्ग। और अयोगवा में हमने पढ़ा था विसर्ग, अनुस्वार विसर्ग में क्या था एक विसर्ग अ, तो एक विसर्ग हमने दे। अब यहां बात करते हैं स्वर में। अब इसका ट्रिक सुनो। सबसे पहले जो जो स्वर हैं इनकी संख्या कितनी है 11, दो दो का पेयर बनाएंगे तो कितना पेयर बच जाएगा 5 गो, इसमें 1 गो बच जाएगा, मतलब दो दो को करेंगे तो अ आ, बोलो है ना, हर्षई दीर्घई हर्षौ दीर्घौ, एक री बच जाएगा। आ री के बाद हम लाइन छोड़ते हैं, लाइन के बाद नीचे लिखते हैं ना, फिर लाइन के बाद ए, फिर ए ओ औ, ये तो लिखते हैं। तो हमने पेयर बनाया, देखो कैसे दो दो का अ आ हर्षई दीर्घई हर्षौ दीर्घौ री, री के बाद लाइन छोड़ेंगे ए ओ औ, अंग अह तो यहाँ है अयोगवा। अब यहां ध्यान से देखो कंठ वर्ण जो है ना, कंठ वर्ण ट्रिक देखिए कितना आसान है। कंठ वर्ण है इसमें 2 डाल दो, 2 गो। फिर जो तालव्य वर्ण है इसमें से ये 2 गो डाल दो, ठीक है। उसके बाद फिर मूर्धन्य वर्ण है उसमें 2 डालेंगे, फिर 2 डालेंगे, है ना, फिर लाइन भी छोड़ना है। तो इसमें देखो अब क्या करेंगे, तो कंठ वर्ण में हम क्या कर रहे हैं अ और आ, 2 ही डालना भाई, सिंपल सी बात है 2 ही डालना है। कंठ वर्ण में कितना डालना है 2। ये और आ का उच्चारण स्थान क्या है कंठ है, इसको कंठ वर्ण बोलेंगे। अब आते हैं तालव्य वर्ण। तालव्य में व्यंजन में हमने क्या सोचा था च वर्ग, च वर्ग, और एक और हमने देखा था य भी था। अब देखो व्यंजन भी हम बांटेंगे ना, तो व्यंजन को भी बांट सकते थे। और एक तालब स था, य और तालब स, याद है तालब स। और इधर अब क्या रख देंगे बड़ी, बोलो है ना। अब ध्यान दो एक ट्रिक अब और थोड़ा सा जो जरूरत है, ऊ का उच्चारण स्थान सबको याद रहता, ऊ ओष्ठ कैसे करते हैं ना, बोलो है नहीं। तो ऊ का उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ, कंठ और ओष्ठ दोनों को मिला के करते हैं, कंठ और ओष्ठ। तो कहां है कंठोष्ठ, हाँ, तो उसको अब नीचे लेके जाएंगे, है ना। अब यहां नहीं रख देंगे, मूर्धा से ऊ नहीं बोलते हैं, क्योंकि मुंह से मूर्धा से थोड़ी बोलते हैं, ऊ का उच्चारण स्थान ऊ होता है, ऊ। तो इतना तो याद ही रहेगा ना। अब जहां ट्रिक वहां लगाते हैं जहां समझ ही नहीं आता कुछ। अ का उच्चारण स्थान कंठ हो गया, 2 का हमने रख दिया कंठ वर्ण में, तालव्य वर्ण में 2 रख दिया। अब ऊ, अब एक है ना कि मूर्धन्य वर्ण में रख देंगे, तो हमको पता है पहले ऊ का उच्चारण ऊ, ऊ ऊ, तो हमको पता है ओष्ठ से हो रहा है, तो इसमें क्या ट्रिक की जरूरत है। तो इसको ध्यान रखना, ये मूर्धा में नहीं आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। अब क्या करें, मूर्धन्य वर्ण में कौन सा आ रहा था ट वर्ग, इसको पहले लिख लेते हैं। उसके बाद दंत में क्या था त वर्ग, और ओष्ठ में क्या था प वर्ग, बोलो हाँ या ना। इतना है, इतना थोड़ा ध्यान रखना है। री का उच्चारण स्थान, और ये ऊ और ऊ को कहां रखे, नहीं बोलते हैं तो कैसा आता है ऊ, किससे बोल रहे हैं ऊ, ओठ से बोल रहे हैं ना, तो इसलिए इसको कहां रख देंगे
ओष्ठ में, तो ये ओष्ठ वाला है ना यहाँ नीचे, तो यहाँ क्या लिख देंगे उ और उ। लेकिन ये ध्यान रखना है कि हमने पेयर ए बनाया तो ये साथ ही रखना है। अ आ हर्षई दीर्घई हर्षौ दीर्घ, क्योंकि देखो इसका उच्चारण स्थान उ, इसका उच्चारण उ, थोड़ा ज्यादा बोलते हैं ना खींच के, ई मतलब है वही, थोड़ा सा खींच देना है। तो एक्चुअल में तो ई जहां से बोला जाएगा बड़ी ई भी वहीं से बोला जाएगा, क्योंकि बड़ी ई को थोड़ा सा खींचना है। हाँ, टाइमिंग ज्यादा लगाना है, उसको थोड़ा लंबराना रहता है। उसके बाद एक चीज ध्यान रखना है कि मूर्धन्य में हमको रखना है री को, री से ऋषि होता है। अब देखो इसका क्रम थोड़ा चेंज हो गया, री, ठीक है। और ये पूरा है, और यहाँ पर त वर्ग में कुछ भी नहीं रखना है। मानो कि ये क्या है, लाइन छोड़ रहे हैं एक लाइन छोड़ना है। और कंठ तालव में अब ये ए कर देना है, ए और अगला में ओ और औ, ये वाला है, ये दोनों ये साथ, ठीक। स्वर यंत्र में क्या है नीचे, हा। वर्तस्य व्यंजन था, तो वर्तस वाला को तो हम लोगों ने इसमें नहीं रखा है, अगर रखते तो क्या कर देते, न र ल, वर्तस्य हो जाता, वर्तस्य वर्ण है ना। और क्या छूट रहा है बताओ, और क्या छूट रहा है, हाँ कुछ के लिए कुछ भी नहीं रहेगा, दंतोष्ठ है इसके लिए वह है, नहीं तो उसकी जरूरत ही क्या थी। दंतोष्ठ में क्या है, वह है, बस एक स्पेशल है दंतोष्ठ में वह, और एक स्पेशल किसके लिए है, स्वर यंत्र के लिए भी। यह दंतोष्ठ किसके लिए है, वह के लिए दंतोष्ठ, ह किसके लिए है, स्वर यंत्र मुखी। आइए जो मुख और नाक जो दिख रहे हैं अनुनासिक, अनुनासिक में लेके आ जाएंगे। अनुनासिक में क्या क्या था, पंचमाक्षर, तो व्यंजन ही है, तो इसमें रख देते हैं पंचमाक्षर, पंचमाक्षर। और क्या था, और क्या था, पंचमाक्षर के बाद अर्धचंद्र बिंदु, क्या था, अर्धचंद्र बिंदु। तो यहां लिख दो अर्धचंद्र बिंदु, या चंद्र बिंदु याद रखना है, चंद्र बिंदु। और कुछ छूट रहा है, अब कुछ भी नहीं छूट रहा है, इतना ही सा है। हाँ तो उसको देख लो, ये तो यह हो गया, तब मूर्धन्य से यहां आ जाएगा, दंती सा यहां आ जाएगा क के साथ। वो तो एकदम हमेशा याद रहे, उसमें तो गलती होने का चांस बहुत कम है कि ना। और ये लिस्ट है मेरे पास पंचमाक्षर में। अच्छा ये अयोगवाह यहाँ है ना, तो एक यहाँ पर विसर्ग, यहाँ पे अनुस्वार, क्या बोलते हैं इसको, अनुस्वार यहां लिख लेना, अनुस्वार, हाँ र लिख देते हैं, अनुस्वार। तो आपको ध्यान रखना है कि जो विसर्ग है वो कहाँ है, कंठ में। जो अयोगवाह में अनुस्वार होता है अ के ऊपर बिंदु, अ के ऊपर बिंदु, कैसे लिखते हैं इसको, ब्रैकेट में लिख देते हैं, अ लिखते हैं ऊपर बिंदु देते हैं, अनुस्वार। तो ये किसके साथ बोलते हैं, अनुनासिक से, अनुनासिक, मुख और नाक। और चंद्र बिंदु, चंद्र बिंदु जैसे चांदनी लिखना है तो ऊपर चंद्र बिंदु देते हैं, तो वैसे जो होंगे उसका उच्चारण हमको पंचमाक्षर से करना है। न र ल को हम कहेंगे स्वर यंत्र या वर्तस्य व्यंजन। और बाकी जो भी चीज आपको ध्यान रखना है, अब इसमें और कुछ भी नहीं छूटा है ना। इसमें ये पेयर आपको ध्यान, अ आ हर्षई दीर्घ री, ए ओ, ठीक है। तो अ को रख दिया यहाँ पे, फिर ई वाला को रख दिया, और फिर री ध्यान रखना है, री री। अच्छा री का उच्चारण करके देखो कहां लग रहा, मसूरा के थोड़ा सा ऊपर, री 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 है ना, री मसूरा से ऊपर। तो इसलिए री को हमने रख दिया है मूर्धन्य में। और यहाँ एक लाइन छूट गया, लाइन छूट गया, उसके बाद ओष्ठ वाला तो दोनों याद रहेगा, और तुरंत उसके बाद ये लिख देना, फिर ये लिख देना, ये वाला क्रम थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। शब्दों को याद रखना। अब देखो क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, पावर का उच्चारण स्थान है, पूछा जाए ए का उच्चारण स्थान है, ए लिख देंगे, कहेंगे ए का उच्चारण स्थान है कंठतल, है ना। ओ का उच्चारण स्थान है कंठोस्थ, री का उच्चारण स्थान है मूर्धन्य, मूर्धा,
री का उच्चारण स्थान मूर्धन। ऐसे ही न का उच्चारण स्थान क्या है? वर्तस्य, मसूरा, मसूरा के साथ उसको बोलते हैं वर्तस्य से बोलते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आया होगा। इसको नोट करना है, याद करना है, मतलब ट्रिक तो समझ ही गए, फिर याद भी कर लेना। दंत के लिए स्वर में कुछ है? स्वर के तालिका में कौन? दंत यहाँ पे नहीं, देखो जो स्वर होते हैं तो 11 ही होते हैं, तो यहाँ 5 हो गए और यहाँ 6 हो गए, 11 हो गए, और बाकी व्यंजन है, इतना ही सा। तो इसको तालिका आप थोड़ा बना लो।